हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयांक। मैं हूं आपका मयांक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए कक्षा 6 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत भाग 1 से इसका अध्याय 11वां। यहाँ पर हम नए साम्राज्य और राज्य से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है आपका, प्रयागराज में अशोक स्तंभ पर उत्कीर्णित प्रशस्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है। पहला है, प्रशस्ति का अर्थ प्रशंसा होता है। प्रयाग प्रशस्ति को लगभग 1700 वर्ष पूर्व लिखा गया था। सेकंड, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख चंद्रगुप्त प्रथम के शासन के बारे में जानकारी देता है। इस पर चंद्रगुप्त प्रथम के दरबारी कवि हरिशेन ने संस्कृत भाषा में प्रशंसनात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है। देखिए, मूलतः तो ये अशोक स्तंभ है, लेकिन बाद के समय में परवर्ती काल में जब यानी मौर्य काल खत्म हो चुका था तो तमाम जब राजाओं का शासन आया है तो उसी में यहाँ पर गुप्त वंश के कुछ राजा आए हैं। तो गुप्त वंश के एक राजा हुए हैं तो उन्होंने उनके बारे में कुछ उनकी प्रशंसा जो की गई है वो प्रशंसा यहाँ पर उत्कीर्णित की गई है, इस स्तंभ पे उत्कीर्णित की गई है। तो इसलिए इसे प्रयाग प्रशस्ति के रूप में भी जाना जाता है। तो प्रशस्ति का अर्थ जो होता है वास्तव में प्रशंसा होता है। और जो इस अशोक स्तंभ पर ये उत्कीर्णित किया गया है वो लगभग आज से 1700 साल पहले यहाँ पर ये लिखा गया है। सेकंड है, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ चंद्रगुप्त प्रथम के शासन के बारे में जानकारी देता है। देखिए नहीं, ये चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में नहीं देता है, बल्कि ये समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देता है। यानी ये गुप्त वंश के शासक हैं और ये आपके चंद्रगुप्त प्रथम के बाद हुए हैं। समुद्रगुप्त के बारे में ये जानकारी देता है, ना कि चंद्रगुप्त के बारे में। तो यहाँ सेकंड वाला कथन असत्य हो जाएगा। यानी यहाँ पर इसमें प्रयाग प्रशस्ति में जो समुद्रगुप्त की जो भी है यहाँ पर पहले प्रशंसा की गई है, उसकी विजयों का वर्णन किया गया है। इसमें उसे जो है ईश्वर के बराबर बताया गया है। इसके अलावा एक उसको महान योद्धा, उत्कृष्ट कह सकते हैं कवि के रूप में भी इसमें प्रशंसा की गई है। तो ये सारी बातें इसमें यहाँ पर उल्लिखित हैं। ये जो प्रशस्ति है यानी कि इनके कह सकते हैं इनके बारे में, इनकी प्रशंसाओं के बारे में जो लिखने वाले कवि हैं, ये कवि जो थे ये हरिशेन थे। और ये कवि चंद्रगुप्त प्रथम के दरबारी नहीं थे, बल्कि समुद्रगुप्त के दरबारी थे। यानी हरिशेन जो है वो समुद्रगुप्त के दरबारी हैं, ना कि यहाँ पर चंद्रगुप्त के। तो उस हिसाब से यहाँ थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यानी इस पर समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेन ने संस्कृत भाषा में प्रशंसनात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है, ना कि चंद्रगुप्त प्रथम के दरबारी कवि ने। यानी हरिशेन जो है वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हैं। देखिए, यहाँ पर इस स्तंभ के बारे में कुछ बातें और जान लीजिए। मूल रूप से जो अशोक स्तंभ ये वाला था ये कौशाम्बी में स्थित था। ये कौशाम्बी में लगा हुआ था। बाद में जब अशोक का समय रहा है, अशोक बोल रहा हूँ मैं, अकबर का समय रहा है, तो अकबर के समय में ये स्तंभ जो है अकबर ने इलाहाबाद के किले में अपने मंगवा लिया था और फिर वहाँ पर लगवा दिया था। तो इस पर हमें कुछ जैसे हम बता रहे हैं किन किन के नाम हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको अशोक के बारे में जानकारी मिलती है, इसके बाद समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है, फिर इसमें अकबर के बारे में जानकारी मिलती है, यानी अकबर का भी नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर बीरबल का भी यहाँ पर नाम उत्कीर्णित है, और बीरबल के बाद यहाँ पर जहांगीर का भी नाम यहाँ पर लिखा गया है। जहांगीर के बारे में भी कुछ बातें यहाँ पर इस पर लिखी गई हैं। तो यानी मूल रूप से यहाँ पे 5 लोगों के बारे में जिक्र मिलता है। सबसे पहले तो अशोक के बारे में है ही है, यानी मूल रूप से तो अशोक का ही है। दूसरी बात, नंबर पर आप समुद्रगुप्त आ जाता है, यहाँ पे समुद्र लिख दे रहा हूँ मैं, केवल समझ जाएंगे आप। तो ऐसे करके यहाँ पे 5 लोगों का इस पर जिक्र किया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है, प्रयाग प्रशस्ति में ही सबसे पहले आपके भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। यानी सबसे पहले जो नाम भारतवर्ष नाम यूज हुआ है वो आपके प्रयाग प्रशस्ति में ही यूज हुआ है। और कई बार ये पूछा गया है कि सबसे पहले भारतवर्ष शब्द कहाँ पर यूज हुआ है। ये प्रयाग प्रशस्ति में ही ये भारतवर्ष शब्द यूज किया गया है, यानी इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर बी वाला कथन सही नहीं है, यानी केवल 2 और 3 कथन असत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, हरिशेन द्वारा वर्णित विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। यानी समुद्रगुप्त की जो नीतियां हैं विभिन्न प्रकार उस समय के समकालीन राजाओं के बारे में, उनकी नीतियों के बारे में पूछा गया है कि कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है। पहला है, समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के सभी 9 शासकों को हराकर उनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। अगला है, उसने दक्षिणापथ के सभी 12 शासकों को हराकर उनके राज्य को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया। तीसरा है, समुद्रगुप्त के राज्य के पड़ोसी देशों के राजा समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे और उसकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। बाहरी राज्यों ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। तो यहाँ पर दरबारी कवि जो हरिशेन हैं ये अपने राजा यानी कि समुद्रगुप्त की जो प्रशंसाएं हैं, समुद्रगुप्त की जो नीतियां हैं, या समुद्रगुप्त ने जो भी अपने युद्ध अभियान वगैरह चलाए हैं, तो उन सब के बारे में इन्होंने जिक्र किया है। तो वो हमें यहाँ पर इस स्टेटमेंट के जरिए इनको पता लगाना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर समुद्रगुप्त ने जो है
आर्यावर्त के जो 9 शासक हैं इन शासकों को हराया है, ठीक है, और इनको हराने के उपरांत इनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया है। तो पहला वाला कथन तो यहाँ पर बिल्कुल सही है। दूसरी बात है, उसने दक्षिणावर्त के सभी 12 शासकों को हराकर उनके राज्यों को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया। देखिए यहाँ पर बी वाला कथन असत्य है। समुद्रगुप्त ने जो अपना दक्षिण भारत का अभियान किया है और जहां पर लगातार 12 शासकों को हराया जरूर है, लेकिन उनके राज्य को अपने राज्य में नहीं मिलाया है, बल्कि उन्हें स्वतंत्रता दे दी है। यानी उनको समर्पण करने के बाद, जब वो हार गए हैं, समर्पण करने के बाद समुद्रगुप्त ने उन्हें उनका राज्य फिर से लौटा दिया है और फिर से उन्हें शासन करने की अनुमति दी है। तो यहाँ पर ये बी वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यानी इन्होंने 12 शासकों को हराकर उनका राज्य अपने में नहीं मिलाया है, बल्कि पुनः उन्हें फिर से राज्य करने की अनुमति दे दी है। इसके अलावा समुद्रगुप्त ने बताया गया है कि राज्य के पड़ोसी देशों के राजा जो हैं ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, इनकी आज्ञाओं का पालन करते थे, इनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। सी वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। जो बाहरी राज्य थे, यानी बाहरी राज्य जो पड़ते थे, अभी मैं मैप दिखाऊंगा समुद्रगुप्त के टाइम का, तो इनकी अधीनता स्वीकार की। यानी इस बाहरी राज्यों ने भी समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की है। अपनी पुत्री वगैरह हैं, इनका विवाह इससे किया है, इनके खानदान में किया है। तो यहाँ पर डी वाला स्टेटमेंट भी सही है। यहाँ पर ACD यानी ये जो तीनों कथन है ये यहाँ पर सही है। बी वाला स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर होगा यहाँ पर बी। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये आंतरिक राज्य है, ये बाहरी राज्य है और ये आर्यावर्त है। यानी आर्यावर्त के 9 शासक ये वाले आ जाते हैं। और इसके अलावा जो 12 शासकों को हराया है गुप्त वंश के द्वारा, जो 12 शासक जो दक्षिण के हराए गए, ये इनका जिक्र ये किया गया है यहाँ पर, ठीक है। आंतरिक राज्य इनका ये है। और ये बाहरी राज्य वाला जो कॉन्सेप्ट है, यानी श्रीलंका आप देख पा रहे हैं, इधर ये देख पा रहे हैं गांधार के ऊपर वाला हिस्सा, ये अफगानिस्तान वाला जो रीजन है, ये बाहरी राज्य पड़ता है। तो ये यहाँ पर आपका समुद्रगुप्त का मैप है, समुद्रगुप्त के समय का मैप है, वो भी मैंने यहाँ पर लगा दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है अब आपका, निम्नलिखित शासकों में कौन सा शासक एक संगीत प्रेमी राजा था, वह बीड़ा भी बजाता था और उसके इस गुण को सिक्कों पर भी दिखाया गया है? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। ठीक है, आप लोग जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पर मौर्य वंश के संस्थापक हैं, इनका संबंध तो गुप्त वंश से नहीं है। बाद बाकी तीनों राजा जो हैं ये गुप्त वंश से संबंधित हैं। ठीक है, यानी ये तीनों राजा जो है यानी इस गुप्त वंश से संबंधित हैं। तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं, मैंने बताया था समुद्रगुप्त जो था एक अच्छा खासा कवि और कला प्रेमी भी था। तो यहाँ पर समुद्रगुप्त को जो है एक सिक्के पर दिखाया गया है और ये बीड़ा बजाते हुए एक सिक्के पर ये दिखाया गया है। तो यहाँ पर तीसरे का आंसर होगा सी, यानी आंसर है यहाँ पर थर्ड का सी। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन कौन से गुप्त शासकों द्वारा महाराजा धीराज की उपाधि धारण की गई थी? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। तो नीचे दिए गए कूट की सहायता से हमें यहाँ पर सही उत्तर का चयन करना है। यानी यहाँ पर ऐसे कौन कौन से शासक हैं जिन्होंने महाराजा धीराज की यहाँ पर उपाधि धारण की है, ये हमें यहाँ पर बताना है। देखिए, अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके 2 ऐसे शासक हुए गुप्त वंश के जिन्होंने अपने आप को महाराजा धीराज की उपाधि से सुशोभित किया है। एक तो यहाँ पर आपका चंद्रगुप्त प्रथम, यानी जो कि समुद्रगुप्त का पूर्वज था, और इसके अलावा फिर समुद्रगुप्त। ये 2 शासक ऐसे शासक हुए हैं जिन्होंने महाराजा धीराज की यहाँ पर उपाधि धारण की है। तो यहाँ पर चौथे का आंसर होगा डी, केवल 1 और 2। 5वां है प्रश्न आपका कि समुद्रगुप्त के पूर्वजों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है, यानी गलत कौन सा है, ये आपको यहाँ पर बताना है। पहला है, प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के प्रपितामह, पितामह यानी कि परदाता, दादा, पिता और चाचा के बारे में बताती है। अगला है, उनकी माँ कुमार देवी लिच्छवी जानकी थी और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के प्रपितामह, पितामह यानी परदाता, दादा, पिता और चाचा के बारे में नहीं है, बल्कि माता के बारे में जिक्र मिलता है हमें। यानी प्रशस्ति में यहाँ पर इनके पूर्वजों के बारे में, जिसमें इनके चाचा का जिक्र नहीं है, बल्कि जो भी इनके पितामह रहे हैं, दादा रहे हैं, पिता रहे हैं, और माता का जिक्र है, ना कि चाचा का जिक्र। तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अगर हम इनकी माँ की बात करें, यानी इनका माँ और पिता कौन कौन से खानदान से आते, तो वो बात कही गई है। इनकी माँ जो कुमार देवी हैं, लिच्छव की जानकी थी, लिच्छव की कन्या थी, लिच्छव वंश से बिलोंग करती थी। वहीं पिता जो थे वो चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे। हालांकि गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त नाम के व्यक्ति ने की थी, लेकिन इतिहासकारों में मतभेद है। वास्तविक जो गुप्त वंश की उत्पत्ति मानी गई है या वास्तविक जो स्टार्टिंग मानी गई है वो इनके पिता चंद्रगुप्त प्रथम से ही मानी गई है। ये ध्यान देने वाली बात है, इनके पिता से ही मानी गई है। वैसे एक व्यक्ति और था श्रीगुप्त,
ठीक है, श्रीगुप्त का भी वर्णन आता है, लेकिन कई इतिहासकार में मतभेद है इस बात को लेकर। तो कई जगह आप देखेंगे कि इनके समुद्रगुप्त के पिता जो चंद्रगुप्त हैं, इनसे ही इनकी स्टार्टिंग मानी गई है। तो यहाँ पर आपको पता ही होगा, समुद्रगुप्त और उसके पिता चंद्रगुप्त ने, जो गुप्त वंश के जो पहले शासक थे, इन्होंने महाराजा धीराज जैसी यहाँ पर बड़ी उपाधि धारण की थी। तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट सही है। 5 में का पहला वाला कथन असत्य है, तो आंसर है यहाँ पर 5 में का 1। देखिए यहाँ पर कुछ बात और है, यानी कि जो लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी थी, तो कुमार देवी के साथ इनका जब विवाह हो गया, तो कुमार देवी के साथ विवाह में इन्हें जो है कह सकते हैं जो दहेज के रूप में वैशाली राज्य इन्होंने मिला था। यानी कि यहाँ पर ये भी जानकारी आप जो जान लीजिए कि लिच्छवी जो राजकुमारी थी, जो कि लिच्छवी जानकारी जो जानकी बोली जाती थी इनकी माँ, ठीक है, तो इनसे जब इन्होंने विवाह किया था इनके पिता ने, तो उन्हें इसके बदले में यानी दहेज के रूप में इन्हें वैशाली राज्य भी मिला था। क्वेश्चन नंबर 6 है अब आपका, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने पश्चिमी भारत में सैन्य अभियान करके अंतिम शक शासक को परास्त किया? यानी यहाँ पर ऐसा कौन सा शासक है जिसने पश्चिम भारत में जो है सैन्य अभियान किया है और अंतिम जो शक शासक था उसको परास्त किया है, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर पहला है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त। देखिए यहाँ पर आपका चंद्रगुप्त द्वितीय एक ऐसा शासक है जिसने पश्चिम भारत में आक्रमण किया है और पश्चिम भारत में आक्रमण करके जो अंतिम शक शासक है इसको यहाँ पर जो कह सकते हैं हराया है। और इसको हराने के उपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि लगाई है। यानी ध्यान देने वाली बात यह है कि विक्रमादित्य की उपाधि पहले नहीं लगाई थी, जब इसे हरा दिया है अंतिम शक शासक को, इसके उपरांत इसने चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि अपने आप में लगाई है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर उज्जैनी के अंतिम शासक थे रुद्र सिंह तृतीय, यानी इनका नाम भी मैं बता दे रहा हूँ, जिसको हराया है इसका नाम है रुद्र सिंह तृतीय, जो है थर्ड है ये, तो इनको हराया है। ठीक है, और ये उस समय जो थे उज्जैनी के अंतिम शासक थे, तो इनको हराने के उपरांत विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है। यानी पराक्रम का सूर्य, इसका मतलब होता है पराक्रम का सूर्य। तो यहाँ पर आंसर होगा छठवें का यहाँ पर बी। 7वां है कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट किस शासक के दरबार में थे? यानी जो आपके महान कवि कालिदास हुए हैं और जो खगोल शास्त्री आर्यभट्ट, जिनके नाम से आप अवगत होंगे, गणितज्ञ भी हैं आर्यभट्ट, तो इनके ये किसके दरबार में हुआ करते थे? स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त। देखिए अगर बात की जाए तो यहाँ पर समुद्रगुप्त के बारे में जैसे वंशावली है, पूरी प्रशस्ति मिलती है, उसी तरह से गुप्त वंश के अन्य शासक हुए हैं, इनके बारे में हमें प्रशस्तियों के से जानकारी प्राप्त होती है। तो यहाँ पर आपका जो ये शासक है चंद्रगुप्त द्वितीय, तो इनके दरबार में महान कवि कालिदास और जो खगोल शास्त्री हैं आर्यभट्ट, ये इन जैसे विद्वान भी यहाँ पर थे। तो ये इनके दरबार से बिलोंग करते थे। कई बार पूछा जाता है कि इनके दरबार में थे कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट, ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार से बिलोंग करते थे। तो 7वें का आंसर होगा यहाँ पर सी। 8वां प्रश्न है अब आपका, राजा हर्षवर्धन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सही है, यानी हर्षवर्धन के बारे में यहाँ पर कौन सा कथन सही है, ये आपको यहाँ पर बताना है। पहला है बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इन्होंने हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित लिखी, जिससे कि हर्ष के शासनकाल और वंशावली का पता चलता है। चीनी यात्री फाहियान काफ़ी समय तक हर्ष के दरबार में रहा। देखिए अगर हम बाणभट्ट यानी इसके हर्षवर्धन की बात करें, और हर्षवर्धन की जो यानी हर्षवर्धन के बारे में लिखी हुई पुस्तक है जिसका नाम है हर्षचरित, तो हर्षचरित लिखने वाले जो व्यक्ति हैं ये इनके दरबारी कवि हैं जिनका नाम बाणभट्ट है। तो यहाँ पहला वाला कथन बिल्कुल सही है कि बाणभट्ट हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि थे और इन्होंने हर्षवर्धन की जीवनी, इसका नाम है हर्षचरित, इसकी रचना की थी, जिससे कि हमें हर्ष के शासनकाल, इनकी वंशावली, इन सब का पता चलता है। देखिए आपको पता होना चाहिए जो चीनी यात्री हैं, यहाँ बोला गया फाहियान, फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के काल में आया है, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया है, न कि इनके काल में। इनके काल में श्वेन तसांग या फिर हेनसांग जिसे हम बोलते हैं, तो हेनसांग इनके शासनकाल में आया है और हेनसांग काफ़ी लंबे समय तक इनके दरबार में भी रहा है। तो यहाँ सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, यानी कि श्वेन तसांग या हेनसांग जिसे हम कहते हैं, कहीं कहीं आपने लिखा होगा श्वेन तसांग नाम लिखा होगा, कहीं कहीं आपने वेनसांग पढ़ा होगा, यानी अमूमन हिंदी में उसे हम वेनसांग कहते हैं, वैसे नाम उसका श्वेन तसांग था। ठीक है, तो श्वेन तसांग जो था इनके दरबार में आया था, न कि फाहियान। फाहियान जो था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के काल में आया है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला स्टेटमेंट सत्य है, तो आंसर है यहाँ पर 8वें का ए। 9वां प्रश्न है आपका, हर्ष के राज्यारोहण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है। पहला है
हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे थे और उनकी मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने। हर्ष के बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, हर्ष के बारे में कहानी इनकी बड़ी दिलचस्प है। हर्ष जो थे वास्तव में अपने पिता के ज्येष्ठ पुत्र नहीं थे, सबसे बड़े बेटे नहीं थे। यहाँ पे लिखा है बड़े बेटे थे, नहीं, ये बड़े बेटे नहीं थे बल्कि छोटे बेटे थे। इनके बड़े भाई की जब मृत्यु हो जाती है तो उनकी मृत्यु होने के उपरांत ये जो है थानेसर के राजा बने हैं। तो यहाँ पर आधा स्टेटमेंट सही है, आधा गलत है, तो यहाँ पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यानी इनके बड़े भाई की जब मृत्यु हो जाती है उसके उपरांत जो है हर्ष जो है यहाँ पर थानेसर के राजा बने हैं। उसके बाद जो है ये गद्दी पर बैठे हैं। हर्ष के बहनोई जो थे वो कन्नौज के शासक थे और बंगाल के शासक ने इन्हें जो है मार डाला था। उसके बाद इन्होंने कन्नौज को भी अपने अधीन कर लिया है और फिर कन्नौज से ये इन्होंने क्या किया है, बंगाल पर आक्रमण कर दिया है। तो यहाँ सेकंड वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो यहाँ 9वें का आंसर होगा यहाँ पर बी, यानी आंसर है यहाँ पर 9वें का बी। 10वां प्रश्न है आपका, हर्ष ने जब नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर बढ़ने का प्रयास किया तब किस शासक ने उसे रोक दिया। यहाँ पे पूछा गया है कि हर्ष ने अपने यहाँ पर अभियान जो चलाए हैं और एक अभियान इसी क्रम में दक्षिण भारत के लिए अभियान चलाया था। तो नर्मदा नदी को पार करने पर कौन से दक्कन की ओर ये बढ़ रहे थे, दक्षिण भारत की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे थे, तो किस शासक ने इन्हें रोका था। तो ये बात यहाँ पर पूछी गई है। धर्मपाल, वत्सराज, ध्रुव, पुलकेशिन द्वितीय। देखिए यहाँ पर ये चालुक्य नरेश हैं आपके, यानी चालुक्य वंश से बिलोंग करते हैं, चालुक्य नरेश हैं पुलकेशन द्वितीय। तो पुलकेशन द्वितीय ने यहाँ पर इन्हें रोका था नर्मदा नदी को पार करने से। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर होगा 10वें का डी। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर है 10th का डी। 11वां प्रश्न है अब आपका, पल्लव और चालुक्य राजवंशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, ये आपको बताना है। पल्लव और जो चालुक्य राजवंश रहे हैं इनके बारे में कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। पल्लवों का राज्य कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। चालुक्यों की पहली राजधानी ऐहोल, जो एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र थी, धीरे धीरे एक धार्मिक केंद्र भी बन गई। यहाँ पर कई मंदिर थे। चालुक्यों का जो राज्य था कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। पल्लव और चालुक्य शासक एक दूसरे की सीमाओं का आक्रमण नहीं करते थे, वे मिलजुल कर रहते थे। अगला है, पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट और चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। देखिए बात करें हम यहाँ पर पल्लव और चालुक्य शासकों की, तो दोनों समकालीन रहे हैं। और पल्लवों की राजधानी की बात करें तो पल्लवों की राजधानी यहाँ पे कांचीपुरम थी और इनका राज्य जो था कांचीपुरम से लेकर जो कावेरी नदी के डेल्टा है यहाँ तक इनका राज्य ये फैला हुआ था। वहीं बात करें चालुक्य, देखिए चालुक्यों की जो पहली राजधानी थी तो पहली राजधानी इनकी ऐहोल थी, जिसमें कई व्यापारिक केंद्र भी था ये, और ये कह सकते हैं इसमें धार्मिक केंद्र भी बाद में बन गया है। यहाँ पर कई सारे मंदिर हैं। इनका राज्य जो था कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। तो बी वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। बाद के समय में यहाँ पर अगर बात की जाए तो पुलकेशन प्रथम के समय में इनकी राजधानी स्थानांतरित की गई है और ये बादामी पहुंचा दी गई है। यानी बाद के समय में इनकी राजधानी जो है स्थानांतरित करके बादामी पहुंचा दी गई है, जिसको हम वातापी के नाम से भी जानते हैं। यानी इसका एक अगला नाम वातापी आपने पढ़ा होगा, तो वातापी नाम भी इसका था। तो राजधानी पर बादामी स्थानांतरित कर दी गई है, इसको हम वातापी के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर बी वाला कथन बिल्कुल सही है। पल्लव और चालुक्य शासक एक दूसरे की सीमाओं का आक्रमण नहीं करते थे। देखिए ये दोनों शासक अक्सर लड़ते झगड़ते रहते थे और अक्सर जो अटैक होते थे, खास करके इनकी कह सकते हैं इनके जो भी यहाँ पर राज्य जो थे उन राज्यों की जो भी बनाई गई थी, यानी राजधानियाँ थी, उन राजधानियों पर अटैक होते थे। राजधानियों को नसेना बनाया जाता था जो कि समृद्ध शहर थे। इस वजह से ये दोनों राज्य काफ़ी दुर्बल हो गए। आपसी मतभेद के चलते दोनों राज्य बहुत ज़्यादा दुर्बल हो गए और एंड में इन्हें फिर खत्म कर दिया गया। तो पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट और चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। यानी पल्लवों को यहाँ पर राष्ट्रकूटों ने और चालुक्यों को यहाँ पर चोल वंशियों ने एंड में आकर समाप्त कर दिया, क्योंकि इतने ज़्यादा कमजोर हो गए थे आपसी झगड़े में, आपसी लड़ाई झगड़े में। इसकी वजह से ने अन्य जो नए शासक उभर कर आए हैं तो पल्लवों को राष्ट्रकूटों ने और चालुक्यों को चोल वंशों ने समाप्त कर दिया है। यहाँ पर कौन सा कथन असत्य है? सी वाला कथन यहाँ पर सही नहीं है, तो आंसर है यहाँ पर सी। 12वां प्रश्न है, प्रसिद्ध चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है, यह पूछा गया है। पहला है, पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। इनके द्वारा रचित प्रशस्ति में उनकी 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व और पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। तो देखिए यहाँ पर पुलकेशिन जो द्वितीय हैं ये एक प्रसिद्ध चालुक्य राजा है
और इनको ये राज्य जो मिला है, ये राज्य मिला है अपने चाचा से प्राप्त हुआ है। तो पहला वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। इनके दरबारी कवि कौन थे पुलकेशिन द्वितीय के? रविकीर्ति। देखिए दरबारी कवि जो है अक्सर पूछ लिए जाते हैं, पीसीएस एग्जाम में अक्सर ये नाम पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा कवि किससे संबंधित है, किसके राजा के दरबार से संबंधित है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो रविकीर्ति जो थे वो पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। तो इन्होंने इनकी जो प्रशस्ति लिखी है, इस प्रशस्ति में इन्होंने इसकी 4 पीढ़ियों के बारे में जिक्र किया है। तो सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है। रविकीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व से लेकर पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों तक अपने अभियान चलाए हैं। तीसरा वाला कथन भी यहाँ पर सही है। इसके अतिरिक्त इन्होंने क्या है, इन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका है। नर्मदा नदी के तट पर इन्होंने हर्ष को आगे बढ़ने से रोका है। तो यहाँ पर तीनों ही कथन सही हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है, यानी इनमें से कोई भी कथन असत सही नहीं है, सॉरी इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है। तो आंसर होगा यहाँ पर डी, यानी कि आंसर है आपका डी। 13वां प्रश्न है आपका, दक्षिण भारत में पूर्व मध्यकालीन प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। पहला है, प्रशासन की प्राथमिक इकाई नगर होते थे। कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवांशिक होते थे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, यानी कि पूर्व दक्षिण भारत के जो पूर्व मध्यकालीन प्रशासन है, यानी जो पल्लवकालीन है बोल सकते हैं, उस प्रशासन की जो जानकारी है वो बताई गई है यहाँ पर कि किस तरह से थे। तो यहाँ प्रशासन की जो इकाई है वो अक्सर गांव होते थे, ना कि नगर। तो यहाँ पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, यानी प्रशासन की प्राथमिक इकाई यहाँ पर गाँव होते थे, ना कि नगर। यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद जो थे वो आनुवांशिक बन गए, यानी बेटा है वो अपने पिता से पद पाता है। जैसे कवि हर्षैंड, तो कवि हर्षैंड जो थे अपने पिता की तरह महादंड नायक, यानी कि मुख्य न्यायाधिकारी भी बने थे। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल सही बात है, यानी कवि हर्षैंड इसका एक एग्जाम्पल है, जो कि अपने पिता की तरह महादंड नायक का पद इन्होंने धारण किया था आनुवांशिक रूप में। इसके अलावा कवि जो हर्षैंड हैं, इनके बारे में एक बात और कही जाती है, ये महादंड नायक के साथ साथ कुमार मात्य भी हुआ करते थे। यानी कि मैंने बताया नहीं था कि ये एक से अधिक पदों पर होते थे। तो महादंड नायक के साथ साथ ये, यानी कि मुख्य न्यायाधिकारी के अलावा कुमार मात्य भी हुआ करते थे। ठीक है, यानी एक महत्वपूर्ण मंत्री जो कि संधि विग्रहिक, यानी युद्ध और शांति के विषयों का मंत्री होता है, तो ये एक से ज़्यादा पदों पर तैनात थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोनों ही कथन, दूसरा तीसरा कथन सही है। तो आंसर है आपका बी, केवल 2 और 3, यानी 13वें का आंसर है आपका बी। 14वां प्रश्न है अब आपका, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 यहाँ पर कुछ आपके पद दिए हैं, इनको सम्मिलित करना है। ये सब उसी समकालीन समय के व्यक्ति हैं और ये इनका संबंध किन किन से है वो आपको पता लगाना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नगर श्रेष्ठी की। ये जो नगर श्रेष्ठी है इसका काम क्या है पहले ये देखते हैं। देखिए नगर श्रेष्ठी जो होता है ये आपका मुख्य शिल्पकार होता, सॉरी मुख्य बैंकर होता है, शिल्पकार बोल रहा हूँ। ये नगर श्रेष्ठी जो होता है, यानी कि यहाँ पर मुख्य बैंकर होता है नगर का, इसको हम नगर श्रेष्ठी के नाम से जानते हैं। अगला है सार्थवा। सार्थवा का मतलब होता है यहाँ पर व्यापारी काफिले का नेता। सार्थवा जो उस समय होते थे उनका मतलब होता था व्यापारी काफिले का नेता। अगला है यहाँ पर प्रथम कुलिक। प्रथम कुलिक का मतलब होता था यहाँ पर मुख्य शिल्पकार। मुख्य शिल्पकार जो होते थे प्रथम कुलिक बोले जाते थे। वहीं आपके जो कायस्थ हैं ये आपके लिपिक के प्रधान होते थे। ये कायस्थ जो है वो लिपिक के प्रधान होते थे। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका 14वें का डी, यानी ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा। तो आंसर होगा यहाँ पर डी। 15वां प्रश्न है आपका, पूर्व मध्यकालीन सेना नायकों या सामंतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है, यानी इनके बारे में कौन सा कथन यहाँ पर गलत है, ये पूछा गया है। पहला है, इनकी अपनी सेना होती थी और आवश्यकता पड़ने पर ये राजा को सहायता देते थे। सेकंड है, इन्हें नियमित वेतन के साथ साथ भूमि का कुछ अंश भी दिया जाता था। थर्ड है, जहाँ शासक दुर्बल होते थे ये स्वतंत्र होने का प्रयास करते थे। देखिए अगर हम बात की जाए तो यहाँ पर हमें कुछ चीज़ों में बदलाव देखने को मिलता है, खास करके एक नई प्रकार की सेना हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। हालांकि कुछ राजा अभी भी यहाँ पे पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार या पैदल सिपाही होते थे। लेकिन कुछ लोग क्या करते थे, सेना नायकों की मदद लेते थे, यानी सामंतों की मदद लेते थे। तो इस प्रकार के ये लोग करते क्या थे, यानी कि ये लोग जो होते थे सेना नायक या सामंत, ये इनकी खुद की अपनी सेना होती थी, यानी ये कह सकते हैं किराए की सेना, और आवश्यकता पड़ने पर ये राजा को अपनी सहायता देते थे। तो पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड है, इन्हें नियमित वेतन के साथ साथ भूमि का कुछ अंश भी दिया जाता था। देखिए सेकंड स्टेटमेंट गलत है। इन्हें इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बल्कि यहाँ पे भूमिदान किया जाता था।
यानी बल्कि इन्हें भूमि दान में मिलती थी। यानी मान लीजिए किसी युद्ध में राजा का साथ दिया है तो उसके बदले में इन्हें भूमि दान दे दी है, लेकिन कोई नियमित वेतन पर ये नहीं रखे जाते थे। ठीक है, और दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे और उससे भी अपने सेना या घोड़ों की देखभाल करते थे और साथ साथ में युद्ध के हथियार वगैरह जुटाते थे ये लोग। तो इस तरह से इनका नाम सामंत पड़ गया। तो यहाँ पर सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत है, सेकंड वाला सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नियमित वेतन नहीं मिलता था इन्हें। जहाँ शासक दुर्बल होते थे वे स्वतंत्र होने का प्रयास करते थे। ऑब्वियस सी बात है, जब कोई लड़ाकू जाति होगी उसके ऊपर कोई सशक्त शासक नहीं रहेगा, मजबूत शासक नहीं रहेगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो अलग होने का प्रयास करेगी, अपना खुद का एक राज्य स्थापित करने का प्रयास करेगी। तो ये भी यहाँ पर भी वही हमें हाल देखने को मिलता है। यहाँ पर 15वें का जो गलत कथन है, बी वाला कथन गलत है, तो आंसर है आपका 15 का बी, केवल दूसरा कथन असत्य है। 16वां प्रश्न है आपका, पल्लव अभिलेखों में उल्लिखित दक्षिण भारत के राज्यों की विभिन्न स्थानीय सभाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। यानी पल्लव अभिलेखों में जो दक्षिण भारत की कुछ सभाएं हैं, स्थानीय सभाएं हैं, इनके बारे में हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। पहला है यहाँ पर, ब्राह्मण भूस्वामियों के संगठन को सभा कहते थे। जिन क्षेत्रों में भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे वहाँ उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। नगरम शिल्पकारों के एक संगठन का नाम था। देखिए, अगर बात करें तो पल्लव अभिलेखों में कुछ हमें दक्षिण भारत की राज्यों की जो स्थानीय सभाएं हैं उनका जिक्र भी मिलता है। तो यहाँ पर ब्राह्मण भूस्वामी हुआ करते थे, यानी ब्राह्मण जो जमीन के स्वामी हुआ करते थे, तो उनकी सभाओं को यहाँ पर, उनके संगठन को यहाँ पर सभा कहते थे, यानी उनके संगठन को यहाँ पर सभा कहते थे। और ये सभाएं जो होती थी उनकी, उनमें उप समितियाँ होती थी, जैसे सिंचाई के लिए, खेती बाड़ी से जुड़े विभिन्न काम होते थे, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि की समितियाँ बनाई जाती थी। तो पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। जिन क्षेत्रों में भूस्वामी वहाँ के ब्राह्मण नहीं थे, यानी वहाँ पर जो जातिगत ब्राह्मण नहीं होते थे, तो वहाँ के लोग जो है उर कहलाते थे। उर नामक ग्राम सभा होने की बात कही गई है पल्लव अभिलेखों में, तो सेकंड वाला कथन भी बिल्कुल सही है। अगला है, नगरम जो है शिल्पकारों का संगठन नहीं है, बल्कि जो व्यापारी हैं ये व्यापारियों का संगठन है। ध्यान देने वाली बात ये है, ये व्यापारियों का संगठन है, ना कि ये शिल्पकारों का। तो यहाँ थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यहाँ पर केवल पहला और दूसरा कथन सही है, तो आंसर है आपका ए, केवल एक और दो। 17वां प्रश्न है अब आपका, अभिज्ञान शाकुंतलम निम्नलिखित में से किसका प्रसिद्ध नाटक है। यानी अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है ये किसका है। हरिशैन, बाणभट्ट, रविकीर्ति, कालिदास। देखिए, ये अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, ये कालिदास का रचित नाटक है। तो यहाँ आंसर होगा आपका डी। और यहाँ पर अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत नामक राजा और शकुंतला नामक स्त्री की प्रेम कथा यहाँ पर लिखी गई है। ये आपको पता होना चाहिए, दुष्यंत राजा हैं और शकुंतला जो है स्त्री हैं, तो इनकी प्रेम कहानी का जिक्र किया गया है। तो ये यहाँ पर आप जानते ही होंगे इनके बारे में। तो यहाँ 17वें का आंसर है यहाँ पर डी। 18वां प्रश्न है आपका, कालिदास के नाटकों की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ सही नहीं है। कालिदास अपने नाटकों में राय दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। इन्होंने अपने नाटकों के जरिए राय दरबार में चलने वाली वाद विवाद हैं, राय दरबार में चलने वाली जो कार्यवाहियाँ हैं उनका यहाँ पे वर्णन किया है। कालिदास के नाटकों की रोचक बात क्या है। रोचक बात यहाँ पर यह है, इन नाटकों में राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को प्राकृत यानी प्राकृत भाषा बोलते हुए, जबकि अन्य लोग और महिलाओं को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है। देखिए, यहाँ पर पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि कालिदास का नाम इसलिए फेमस है क्योंकि इन्होंने जो भी नाटक अपने लिखे हैं वहाँ पर राय दरबार का जीवन का चित्रण करने का प्रयास किया है। तो पहला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। दूसरी बात, नाटकों की दूसरी खास बात क्या है। खास बात यह है कि नाटकों में इन्हें जो राजा और ब्राह्मण हैं इनको संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, यानी राजा और ब्राह्मण आपस में संवाद करते हैं, संस्कृत के जरिए करते हैं, जबकि आम जनता यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो संस्कृत नहीं बल्कि प्राकृत भाषा में अपना संवाद प्रस्तुत करती हैं। तो ये इनकी खास विशेषता है। तो यहाँ सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि उल्टा लिखा हुआ है। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन आपका सही नहीं है, तो आंसर है आपका बी, केवल सेकंड वाला कथन सही नहीं है। 19वां प्रश्न है आपका, इस्लाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है, यानी इस्लाम धर्म के बारे में यहाँ पर कौन सा कथन जो है वो सही है, ये आपको बताना है। पहला है, लगभग 1700 वर्ष पूर्व पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक नए धर्म की शुरुआत की थी। अपनी उत्पत्ति के 100 सालों के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया। अगला है यहाँ पर, अरब नाविक जो इस महाद्वीप की तटीय बस्तियों से पहले से ही परिचित थे, अब अपने साथ इस नए धर्म को भी यहाँ पर ले आए। अरब के सिपाहियों ने करीब 1300 साल पहले पूर्वोत्तर भारत को जीत लिया था। देखिए, इस्लाम की उत्पत्ति आप लोग जानते हैं, यानी 7वीं सदी में करीब हुई है, यानी आज से लगभग
1700 साल पहले नहीं हुई है, बल्कि 1400 साल पहले हुई है। संस्थापक कौन है? पूर्व यानी कि इनकी जो है यानी आज से लगभग 1400 वर्ष पूर्व पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक नए धर्म की शुरुआत की थी। तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सेकंड है, अपनी उत्पत्ति के लगभग 100 सालों के भीतर ही ये कई जगह पर फैल गया। इसमें इस्लाम उत्तरी अफ्रीका जो है इन सब जगह पर भारत में भी पहुंच गया है 100 सालों के भीतर में। तो सेकंड कथन भी सही है, क्योंकि उस समय हमारा व्यापार भी यहाँ पे अच्छा खासा होता था। आप लोग जानते हैं, यानी कि जो अरब देश था व्यापार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। यहाँ पर कुछ रहने वाले कबीले थे, घुमक्कड़ी कबीले थे, जिनको बेदुइन कहते हैं। यानी इनका नाम आपने सुना होगा, इनको बेदुइन करके इनका नाम था। यानी कि इन कबीलों को हम बेदुइन के नाम से जानते थे। तो ये कबीले जो होते थे व्यापार यानी सामान को लाने ले जाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। और ये मुख्य रूप से ऊँटों पर आश्रित कबीले थे, ठीक है, जिसके जरिए सामान ये था, यानी कि अरब वाले द्वीपों पर सामान, जो अरब के जो समुद्र तट है वहाँ पे सामान उतरता था, वहाँ से सामान ले जाकर ये लोग यूरोप तक सप्लाई करते थे। तो इस वजह से भी हमारा व्यापार अच्छा खासा था। तो व्यापार होने की वजह से तमाम नाविक, अरब के नाविक हमारे भारत के तटों पर आते थे। इसलिए वो अपने साथ इस धर्म को भी भारत में ले आए। तो तीसरा वाला कथन भी यहाँ पर सही है। देखिए, अरब के सिपाहियों ने करीब 1300 साल पहले, ये बताया गया, पूर्वोत्तर भारत को जीत लिया। नहीं, पूर्वोत्तर भारत को नहीं जीता था, बल्कि जो पश्चिमी आपका प्रांत है आपका, यानी आज का जो पाकिस्तान में पड़ता है सिंध प्रांत को जीता था। यानी अरब के सिपाहियों ने सिंध प्रांत को जीता है, जो कि आज वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, न कि पूर्वोत्तर भारत को। तो चौथा स्टेटमेंट भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर केवल दूसरा और तीसरा कथन सही है। तो आंसर है आपका सी, केवल 2 और 3। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ आपके मन में कोई क्वेरी, डाउट या क्वेश्चन हो तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम उनका निदान कर सकें। तो आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।